वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है इरुम्बू। इसका मतलब है एंट, ये एंटी एंट। अब इस मूवी का नाम ऐसा क्यों रखा ये मैं आपको मूवी के एंडिंग में समझाऊंगा। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में बहुत ही बेहतरीन सी मूवी लगी मुझे। तो कहानी में एक मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया जाता है, किस तरह से इनकी जिंदगी में मुश्किलात पेश आए, एक छोटे से काम को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ा इन लोगों को। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक भाई बहन को दिखाया जाता है। बहन का नाम होता है पच्चम्मा और उसके भाई का नाम होता है मुत्तू, जो फिलहाल एक छोटे से होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अब खाना खाते समय मुत्तू अपने बगल वाले बंदे के प्लेट में देखता रहता है, क्योंकि इसके बगल वाले बंदे के प्लेट में ऑमलेट होता है। मुत्तू को भी इच्छा होती है कि ये भी ऑमलेट खाए। पहले तो मुत्तू अपने बहन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे भी ऑमलेट चाहिए दीदी। पच्चम्मा कहने लगती है ठीक है मुत्तू, पापा आने के बाद हम ऑर्डर करेंगे। दूसरे सीन में इन दोनों के माँ बाप को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है अन्नादुरई और बंदी का नाम होता है कमलम। इन दोनों का एक छोटा सा दूध पीता बच्चा भी होता है। फिलहाल ये दोनों अपने बेटे के लिए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए सुनार दुकान के पास आते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद इनके बेटे का जन्मदिन है। उस अंगूठी के प्राइस को देखकर अन्नादुरई के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अन्नादुरई के पास उतने पैसे नहीं होते। कमलम को समझाते रहता है कि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं, हम अगले महीने खरीद लेंगे। लेकिन कमलम जिद करने लगती है, अन्नादुरई से झगड़ा करने लगती है। सो अन्नादुरई के पास जितने पैसे होते हैं उन सारे पैसों से फाइनली उस अंगूठी को खरीद लेता है। दुकान से बाहर आने के बाद अन्नादुरई कमलम को कुछ पैसे देकर कुछ सामान खरीदने के लिए कहता है। वहाँ से ये पच्चम्मा और मुत्तू के पास आता है होटल। अपने पापा को होटल में देखते ही मुत्तू अपने पापा से फटाक से ही बात कहने लगता है कि पापा मुझे ऑमलेट चाहिए, मुझे ऑमलेट खानी है। अब अन्नादुरई के पास फूटी कौड़ी भी पैसे नहीं होते। सोचने लगता है कि कैसे मुत्तू को ऑमलेट दिलवाए, मेरे पास पैसे ही नहीं। अपने पापा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पच्चम्मा अपने पापा से ये कहने लगती है कि पापा आप एक ऑमलेट लीजिए, हम हाफ ऑफ कर लेंगे। लेकिन अन्नादुरई के पास एक ऑमलेट खरीदने के भी पैसे नहीं होते। अपने बच्चों से ये बात कहने से हिचकिचाने लगता है। पच्चम्मा समझ जाती है कि इसके पापा के पास पैसे नहीं, तो अपने भाई मुत्तू को समझाने लगती है, अरे मुत्तू तुम घर चलो, मैं तुमको काफी सारे ऑमलेट्स खिलाऊंगी। तो मुत्तू भी अपनी बहन की बात को मान लेता है। खैर खाना वाना खाने के बाद जब अन्नादुरई होटल की बिल पे कर रहा होता है, मुत्तू अपने पापा के जेब में उस सोने की अंगूठी को देखता है। अपने पापा से जिद करने लगता है कि पापा एक बार दीजिए ना, मैं पहन लूंगा। सो अन्नादुरई उसी तरह से वो अंगूठी मुत्तू को देने पर मुत्तू बहुत ही खुशी के साथ अपनी उंगली में पहनने लगता है। उसके बाद जब ये तीनों मिलकर कमलम के पास जा रहे होते हैं, दूर से ही अन्नादुरई कमलम को देखकर फटाफट से वो अंगूठी मुत्तू की उंगली से निकालकर जेब में रख लेता है। मुत्तू से वादा करने लगता है कि तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं बिल्कुल ऐसी अंगूठी दिलवाऊंगा। उसके बाद ये पांचों मिलकर अपने जबरदस्त स्कूटर के साथ अपने घर जाने लगते हैं। अन्नादुरई अपनी बीवी बच्चों को घर के पास ड्रॉप करके स्कूटर मैकेनिक के पास जाता है। उस मैकेनिक से कहने लगता है कि तुम मेरी गाड़ी लेकर 5,000 रुपए दे दो। वो मैकेनिक अन्नादुरई की गाड़ी को देखकर यही बात कहने लगता है कि इस गाड़ी के सिर्फ 3,000 रुपए ही आएंगे, 5,000 की तो दूर की बात है। दोबारा मैकेनिक से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे 15 दिन में लौटा दूंगा। मतलब अन्नादुरई अपनी गाड़ी को बेचना नहीं चाहता, गिरवी पर रखना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मैकेनिक नहीं मानता। अब अन्नादुरई के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से अपनी गाड़ी उस मैकेनिक के पास 3,000 रुपए पर गिरवी रखकर पैसे ले लेता है। उसके बाद जब अन्नादुरई वापस अपने घर आता है तो उसकी बीवी बच्चे माँ घर के बाहर होते हैं, क्योंकि आरमुगम नाम का एक बंदा इसके घर के अंदर बैठा होता है। अन्नादुरई फटाफट से आरमुगम के पास आकर इसे बात करने लगता है कि आप क्यों मेरे घर तक आए, अगर मुझे बुलवा लेते तो मैं खुद आपके पास चला आता। एक्चुअली अन्नादुरई आरमुगम के पास 30,000 रुपए उधार लिया होता है, लेकिन अन्नादुरई इन टाइम में इस कर्जे को चुका नहीं पाया। आरमुगम को चुप कराने के लिए अन्नादुरई के पास जो 3,000 रुपए होते ना, इसने जो गाड़ी बेची थी अपनी, वो 3,000 रुपए आरमुगम को देने लगता है। लेकिन आरमुगम इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाता। कहने लगता है कि मुझे पूरे पैसे एक ही टाइम चाहिए, ये थोड़े पैसों का मैं क्या करूं। अन्नादुरई रिक्वेस्ट करने लगता है कि कल से मैं फसल काटने के काम पर जा रहा हूं, वापस आने के बाद आपके सारे के सारे पैसे चुका दूंगा। आरमुगम घर से बाहर जाते जाते अन्नादुरई को फाइनल वार्निंग देने लगता है, अगर तुमने कुछ दिनों बाद मेरे पैसे वापस नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे घर के सारे सामान बाहर फिकवा दूंगा, तुम्हारे घर के सारे सामान बेचकर पैसे हासिल कर लूंगा। अब इसी गली में चिट्टू नाम का एक बंदा रहता है, वो आरमुगम को बहुत गालियां देने लगता है। बात यह है कि चिट्टू की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती। खैर दूसरी तरफ जब मुत्तू अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है
तो मुत्तू अपने एक फ्रेंड के पास एक मोबाइल फोन को देखता है। मुत्तू इस स्मार्टफोन को छूने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसका फ्रेंड उस फोन को छूने ही नहीं देता। फटाफट से मुत्तू अपने पापा के पास जाकर यही रिक्वेस्ट करने लगता है कि पापा आप मुझे भी एक फोन दिलवा दीजिए ना। अन्नादुरई कहने लगता है कि अगली बार जब फसल काटी जाएगी तब दिलवा दूंगा बेटा। यह सुनने के बाद कमलम अन्नादुरई को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। उसके बाद कमलम का भाई अपने भांजे के लिए एक केक लाता है। इस केक को देखकर मुत्तू थोड़ा अपसेट सा होने लगता है, क्योंकि आज तक मुत्तू ने इस तरह से अपना बर्थडे नहीं मनाया, केक नहीं काटा। दूसरी तरफ अन्नादुरई अपने किसी दोस्त के पास जाकर थोड़े से पैसे मांगने लगता है, मतलब एडवांस पर। इसका फ्रेंड कहने लगता है कि फसल काटने के बाद सारे पैसे तुमको ही दे दूंगा, अब फिलहाल मेरे पास नहीं है पैसे। अन्नादुरई घर आने के बाद सारे लोग उस छोटे बच्चे का बर्थडे मनाने लगते हैं। खैर दूसरे दिन कमलम ये देखती है कि मुत्तू किसी जगह पर कोई चीज को छुपा रहा है। जब मुत्तू के पास जाकर देखने पर मुत्तू के पास 1 रुपये का कॉइन होता है। कमलम यही सोचने लगती है कि मुत्तू ने इस 1 रुपये को कहीं से चुराया। लकड़ी लेकर बेचारे मुत्तू को बहुत मारने पीटने लगती है। पचम्मा और उसकी दादी आकर रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कमलम नहीं रुकती। तभी अन्नादुरई यहाँ पर आकर कमलम को रोकने लगता है, कमलम को डांटने लगता है, क्यों छोटे बच्चों को इस तरह से मार पीट रही हो। कमलम कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा चोर है। यह सुनने के बाद अन्नादुरई को बहुत गुस्सा आकर कमलम को एक छापड़ लगाता है। खैर थोड़ी देर के बाद अन्नादुरई अपनी बड़ी बेटी पचम्मा को थोड़े पैसे देने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों तक अन्नादुरई और कमलम घर पर नहीं रहेंगे, फसल काटने के लिए जा रहे हैं। सो कुछ जरूरी खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए पचम्मा को कुछ पैसे देता है। इस तरह से अन्नादुरई, कमलम और इन दोनों का छोटा बच्चा फसल काटने के लिए दूसरे गांव जाने लगते हैं। दूसरी तरफ बेचारा मुत्तू बस ऐसे ही रोते रहता है, क्योंकि कमलम ने मुत्तू को बहुत जोर से मारा पीटा होता है। अब मुत्तू की दादी मुत्तू को चुप करवाने के लिए अन्नादुरई ने जो गोल्ड रिंग खरीदा था ना, वो रिंग मुत्तू को देती है। मुत्तू बहुत ही खुशी के साथ इस रिंग को पहनकर अपने दोस्तों में जाकर इस रिंग को दिखाने लगता है। दूसरे दिन अन्नादुरई और कमलम फसल काटने का काम करते रहते हैं। दूसरी तरफ पचम्मा अपने तीनों के लिए खाना बनाती रहती है। इसी में मुत्तू बहुत ही डरते हुए अपनी बहन के पास आकर ये कहने लगता है कि दीदी मेरे हाथ से वो अंगूठी गुम गई। यह सुनने के बाद पचम्मा तो शॉक में रह जाती है। अपने भाई को बहुत डांटने लगती है कि वो तो हमारे छोटे भाई की अंगूठी है, अगर माँ को ये बात पता चलेगी तो हम दोनों की जान ही निकाल देगी। खैर जो भी हो, उसके बाद ये दोनों हर जगह पर जाकर उस अंगूठी को तलाश करने लगते हैं। जहाँ जहाँ पर मुत्तू खेला था उस जगह पर, लेकिन कहीं पर भी वो रिंग नजर नहीं आती। अब बेचारे मुत्तू को डर होने लगता है, बहुत रोने भी लगता है। पचम्मा अपने भाई को समझाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, सुबह सवेरे हम बाजार जाकर वैसे ही एक रिंग खरीद कर ले आएंगे। सो सुबह होने के बाद ये दोनों अपनी माँ की फोटो के सामने खड़े रहकर प्रार्थना करने लगते हैं। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कमलम इन दोनों की सौतेली माँ है। पचम्मा और मुत्तू की माँ कुछ सालों पहले ही इस दुनिया से जा चुकी होती है। इन दोनों की देखरेख करने के लिए ही अन्नादुरई ने कमलम से शादी की, लेकिन कमलम तो इन दोनों से प्यार ही नहीं करती। खैर उसके बाद ये दोनों एक गाड़ी से लिफ्ट मांगकर टाउन जाते हैं। एक सुनार की दुकान में जाने पर मुत्तू उस दुकान में एसी को देखता है, उस ठंडी को फील करने लगता है, जो इन दोनों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। मुत्तू तो बहुत खुश होने लगता है कि इस कमरे में तो बहुत ठंडी है। खैर इन दोनों बच्चों को देखकर वो दुकान वाले इन दोनों को साफ मना कर देते हैं कि हम आप दोनों को अंगूठी नहीं बेच सकते, क्योंकि इन दोनों के पास कोई बड़ा बंदा नहीं होता। बेचारे ये दोनों बहुत ही मायूसी के साथ वापस अपने गांव आने लगते हैं। घर आते समय पचम्मा को एक जबरदस्त आइडिया आने लगता है। मुत्तू से कहने लगती है कि अगली बार हम दोनों चिट्टू को साथ में ले चलते हैं, वो थोड़ा बड़ा दिखता है ना, तो दुकान वाले हम लोगों को अंगूठी दे देंगे। सो पचम्मा और मुत्तू फटाफट से चिट्टू के पास जाते हैं। उस वक्त चिट्टू अकेले बैठकर फोन के जरिए से किसी से बात करते रहता है, हालांकि इसके फोन में बैलेंस नहीं होता। अब पचम्मा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चिट्टू से डायरेक्टली ना बात करते हुए ये भी फोन का नाटक करने लगती है। थोड़ी दूरी पर खड़े रहकर फोन के जरिए से ही चिट्टू से बात करने लगती है। तो फाइनली चिट्टू मान जाता है इन दोनों के साथ बाजार जाने के लिए। पचम्मा और मुत्तू चिट्टू को टिप टॉप से रेडी कर देते हैं। जाते समय पचम्मा बार बार चिट्टू से यही कहने लगती है कि थोड़ा ढंग से चला करो ना, लेकिन इसके बावजूद भी चिट्टू उसी तरह से चलते रहता है, अपने वॉकिंग स्टाइल में बदलाव ही नहीं करता। खैर ये दोनों सुनार दुकान में आ ही जाते हैं। अब दुकान में आने से पहले पचम्मा ने चिट्टू से एक प्रॉमिस लिया होता है कि तुम कुछ भी बात मत करो, इसलिए चिट्टू गुड बॉय की तरह चुपचाप बैठा रहता है। उसके बाद पचम्मा और मुत्तू को जो रिंग चाहिए वो रिंग मिल जाती है, लेकिन इस रिंग की कीमत हजारों में होती है,
इन दोनों के पास सिर्फ 450 रुपए ही होते हैं। अब इसी दरमियान में चिट्टू का फोन रिंग होने की वजह से चिट्टू अनाप शनाप बकने लगता है पागलों की तरह। वो दुकान वाले बंदे फटाफट से चिट्टू को अपनी दुकान से बाहर ढकेल देते हैं। खैर ये तीनों घर आने के बाद यही सोच में लगे रहते हैं कि किस तरह से बाकी पैसों को जमा किया जाए। चिट्टू इन दोनों से कहने लगता है कि मैं तुम दोनों को एक अच्छा सा काम दिलवाऊंगा। इस तरह से इन दोनों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बुला ले जाता है, लेकिन वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर इन दोनों बच्चों को अपने काम पर नहीं रखता, क्योंकि बच्चों से काम करवाना ये कानून के खिलाफ है। उसके बाद पचम्मा और मुत्तू मूंगफली छिलने के प्लेस पर जाते हैं। वहाँ पर कुछ औरतें मूंगफली छिलते रहते हैं। यहाँ की एक औरत पचम्मा की दादी को बहुत ही अच्छी तरह से जानती होती है, तो पचम्मा उस औरत से ये कहने लगती है कि मेरे दादी ने कहा कि आज कुछ एक्स्ट्रा मूंगफली घर भेज दीजिए। तो इस तरह से पचम्मा और मुत्तू अपने घर कुछ ज्यादा ही मूंगफली लाते हैं छिलने के लिए। रात भर बैठकर ये दोनों अपनी दादी के साथ उसी मूंगफलियों को छिलते रहते हैं। सो दूसरे दिन से भी ये दोनों सुबह से लेते हुए रात तक कोई न कोई काम करते रहते हैं। जितना भी पैसे आते वो पैसे जमा करते रहते हैं बिना खाए पिए। कभी फूल तोड़ने का काम करते हैं, रात होने के बाद दोबारा घर आकर उसी मूंगफलियों को छिलने का काम करने लगते हैं। सो रात होने के बाद जब पचम्मा और मुत्तू काम खत्म करके वापस अपने घर आ रहे होते हैं, तो पचम्मा रेडियो में ये न्यूज सुनने लगती है कि गोल्ड का प्राइस और थोड़ा बढ़ चुका है। यह सुनने के बाद पचम्मा और मुत्तू यही सोच लेते हैं कि कल से हम दोनों को कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। सो दूसरे दिन से ही ये दोनों हर एक काम करने लगते हैं। तालाब में जाकर मछली पकड़कर बेचने का काम, कभी वेजिटेबल्स काटकर लोगों को बेचना। सो ऐसे ही 3-4 दिन गुजरने के बाद एक दिन मुत्तू की दादी मुत्तू के हाथ में वो अंगूठी को नहीं देखती। मुत्तू से पूछने लगती है कि तुमने अंगूठी को क्या किया। अब पचम्मा अपने भाई को बचाने के लिए अपनी दादी से झूठ कहने लगती है कि दादी मैंने ही उस अंगूठी को निकालकर अलमारी में रख दिया। खैर दूसरे दिन जब ये दोनों अपने घर में ऐसे ही काम करते रहते हैं, तभी अचानक से कमलम अपने घर आती है। मुत्तू अपनी सौतेली माँ को देखकर बहुत डरने लगता है। यही सोचने लगता है कि फसल काटने का काम अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसकी माँ अभी कैसे आ गई। बाहर जाकर बेचारा ऐसे ही रोते रहता है। मुत्तू की दादी कमलम से यही बात पूछने लगती है, क्यों तुम इतना जल्दी वापस आ गई। कमलम कहने लगती है कि आधार कार्ड लेने के लिए आई हूँ। मैंने अभी अभी ये खबर सुनी कि कुछ ज्यादा राशन मिलने वाला है, इसीलिए आधार कार्ड लेने के लिए आई हूँ। अब इसी बातों ही बातों में पचम्मा भी बहुत टेंस होने लगती है। इसको डर होने लगता है कि कहीं इसकी माँ अलमारी खोलकर उस अंगूठी को ना देख ले। लेकिन लकीली कमलम थोड़ा जल्दी में होने की वजह से फटाफट से आधार कार्ड लेकर दोबारा अपने काम पर चली जाती है। कमलम जाने के बाद पचम्मा फटाफट से मुत्तू के पास आकर इसको समझाने लगती है। दूसरी तरफ जब कमलम अपने आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवा रही होती है, तो उसी जगह पर कमलम ये देखती है कि आर्मुगम एक दूसरी औरत को बहुत बुरी बुरी गालियां देते रहता है, क्योंकि उस औरत ने भी आर्मुगम से कुछ पैसे लिया था, अभी तक लौटाया नहीं। तो उस औरत की हालत को देखकर कमलम भी बहुत फील होने लगती है कि कहीं कमलम की हालत भी ऐसी ना हो। खैर वापस खेत जाने के बाद कमलम अपने हस्बैंड से यही बात पूछने लगती है, क्या हम लोग हमारा कर्जा उतार पाएंगे। अब अन्नादुरई के पास इसका जवाब भी नहीं होता। दूसरे दिन जब पचम्मा कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान जाती है, तो उसी जगह पर एक बंदा दूसरे बंदे को एक खरगोश बेच रहा होता है, और वो भी 500 रुपए में। पचम्मा को भी यही आइडिया आने लगता है कि ये भी खरगोश पकड़कर बेचेगी, फटाफट से पैसे जमा हो जाएंगे। लेकिन खरगोश को कैसे पकड़ना है ये पचम्मा और मुत्तू को कुछ भी आइडिया नहीं होता। इसी के बारे में पूछने के लिए ये दोनों चिट्टू के पास जाते हैं। अब बेचारा चिट्टू हमेशा की तरह फोन के जरिए से अपने आप में बात करते रहता है। बाद में चिट्टू के कहने पर पचम्मा और मुत्तू जाल बनाने के लिए एक वायर को खरीदते हैं। ये तीनों उस वायर की मदद से एक जाल बुनकर किसी खेत में लगा देते हैं। रात होने के बाद जब ये दोनों भाई बहन सो रहे होते हैं, तो इन दोनों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है कि पता नहीं उस जाल में कितने खरगोश फंसे होंगे। तो अपनी उत्सुकता को ना रोकते हुए उस जाल को चेक करने के लिए जाते हैं उसी रात में। लेकिन अनलकीली एक भी खरगोश फंसा नहीं होता। खैर सुबह होने के बाद पचम्मा मुत्तू चिट्टू इस जाल के पास आते हैं इस जाल को चेक करने के लिए। तो लकीली इस जाल में एक खरगोश फंसा हुआ होता है। ये दोनों तो बहुत खुश होने लगते हैं। फटाफट से ये तीनों उस खरगोश को बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन उस दिन शुक्रवार होने की वजह से कोई भी मांस नहीं खाता, जिसकी वजह से कोई भी इस खरगोश को खरीदता ही नहीं। पचम्मा और मुत्तू घर घर जाकर इस खरगोश को बेचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुछ भी फायदा ही नहीं होता। 2 दिनों तक मुत्तू इस खरगोश को अपने घर में रखकर इस खरगोश की बहुत केयरिंग करते रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। 2 दिनों के बाद चिट्टू एक आदमी के साथ मुत्तू के घर आता है।
जब पच्चम्मा इस खरगोश को उस बंदे को बेचने ही वाली होती है, मुत्तू साफ मना करने लगता है। अपनी बहन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस खरगोश को अपने घर में ही रख लेंगे। तो इसी तरह से पच्चम्मा इस खरगोश को नहीं बेचती। उसके बाद मुत्तू की दादी मुत्तू को किसी औरत के घर भेजती है कुछ लाने के लिए। जब मुत्तू उस घर में जाता है तो घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। उसी भगवान के फोटो के पास एक हुंडी को देखता है। मुत्तू इस हुंडी को लेकर अपने घर आ जाता है। अपनी बहन से कहने लगता है कि दीदी, हम इस हुंडी को फोड़कर इस पैसों से हम रिंग को खरीद लेंगे। पच्चम्मा पूछने लगती है कि तुमको ये हुंडी कहाँ से मिली। मुत्तू कहने लगता है कि मैंने उस घर से चुराई, उस घर में कोई भी नहीं था। यह सुनने के बाद पच्चम्मा को बहुत गुस्सा आकर मुत्तू को एक छापड़ लगाती है। दूसरी तरफ जिस औरत के घर में यह हुंडी चोरी हुई होती है, वो औरत अपने घर में कुछ पूजा पाठ करके चोरों को श्राप देती रहती है, सारे लोगों से प्रॉमिस करवाती रहती है। अब इस औरत का श्राप देखकर मुत्तू तो बहुत डरने लगता है, लेकिन फिर भी मुत्तू हिम्मत जुटाकर प्रॉमिस कर देता है कि मैंने उस हुंडी को नहीं चुराया। थोड़ी देर के बाद मुत्तू एक मंदिर में जाकर इस हुंडी को रख देता है। अपनी बहन पच्चम्मा के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मैंने उस हुंडी को भगवान के सामने रख दिया। यह सुनने के बाद पच्चम्मा और मुत्तू दोबारा उस मंदिर के पास आते हैं। उस भगवान के पास वो हुंडी मौजूद नहीं होती। बाद में इन दोनों को ये बात पता चलती है कि उस हुंडी को चिट्टू ने लिया। जब तक ये दोनों चिट्टू को रोकते, चिट्टू उस औरत के घर जाकर उसकी हुंडी लौटाने लगता है। ये देखकर पच्चम्मा और मुत्तू बहुत खुश होने लगते हैं। जो काम इन दोनों को करना चाहिए वो काम चिट्टू ने कर दिया, जिसकी अमानत थी उसको लौटा दिया। दूसरी तरफ अन्नादुरई अपने ओनर के पास जाकर पैसे मांगने लगता है, लेकिन ये बंदा तो अन्नादुरई को सिर्फ 18,000 ही देता है। यह सुनने के बाद अन्नादुरई बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि जब अन्नादुरई वापस अपने गाँव जाएगा तो आर्मुगम इससे पैसे मांगेगा, इसके पास इतने पैसे नहीं। जब ये बात कमलम को पता चलती है, कमलम अपने भाई को कॉल करने लगती है। इसका भाई कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए है, और थोड़े पैसे जमा करने के लिए अन्नादुरई सोच लेता है कि उस रिंग को बेच देगा, लेकिन दूसरा बंदा इस रिंग को सिर्फ 2,000 में ही लेना चाहता है। तो इस तरह से ये दोनों कुछ न कुछ जुगाड़ करके 25,000 रुपए का इंतजाम कर लेते हैं। अगर गाँव जाकर अंगूठी को भी भेज दिया जाए तो 28,000 जमा होंगे। दूसरे दिन पच्चम्मा और मुत्तू बहुत टेंस होने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ने अभी तक उतने पैसे जमा नहीं किया। जब इन दोनों के माँ बाप वापस अपने घर आते हैं तो पच्चम्मा और मुत्तू ठान लेते हैं कि ये दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर को छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि जब ये बात इसकी सौतेली माँ को पता चलेगी, इनको तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब मुत्तू के घर में तो वो खरगोश होता है, तो इस खरगोश ने उस सारे घर को गंदा कर चुका होता है, जिसकी वजह से कमला इस खरगोश को घर के बाहर फेंकने लगती है। जब वो खरगोश बाहर भाग रहा होता है तो उसके पैरों के नीचे से वो रिंग बाहर पड़ती है। इस रिंग को देखने के बाद पच्चम्मा और मुत्तू बहुत खुश होने लगते हैं। जब तक कमलम अपनी अंगूठी को चेक करने के लिए अलमारी के पास जाती है, उससे पहले पच्चम्मा इस अंगूठी को लेकर उस अलमारी के पास जाती है। इस अंगूठी को पच्चम्मा के हाथ में देखकर कमलम पच्चम्मा को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी सवाल नहीं करती। उसके बाद अन्नादुरई इस अंगूठी को बेचकर 2,000 रुपए हासिल कर लेता है। इस तरह से इन लोगों के पास 28,000 रुपए आ जाते हैं। बाकी पैसे लेने के लिए जब अन्नादुरई अपने फ्रेंड के पास जाता है तो वो बंदा तो टोटली मना करने लगता है कि इसके पास पैसे नहीं। दूसरी तरफ आर्मुगम घर के पास आकर कमलम को बहुत डांटते रहता है। इसी दरमियान में पच्चम्मा और मुत्तू ने काम करके जो पैसे जमा किया था वो पैसे अपने फादर के हाथ में रखते हैं। ये पैसे देखकर कमलम और अन्नादुरई शौक में रह जाते हैं कि इन बच्चों के पास इतने पैसे कैसे आए। तो पूरे के पूरे 30,000 रुपए आर्मुगम को देने पर आर्मुगम वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद अन्नादुरई की माँ अन्नादुरई से यही बात कहने लगती है कि तुम दोनों जाने के बाद तुम्हारे 2 बच्चों ने दिन रात मेहनत करके ये पैसे जमा किया। अब इन दोनों बच्चों की मेहनत को देखकर कमलम का दिल भी पिघल जाता है। इन दोनों को भी अपने बच्चों की तरह देखने लगती है, इन दोनों की केयरिंग करने लगती है, प्यार जताने लगती है। ये 2 बच्चे भी बहुत खुश होने लगते हैं कि इन दोनों को दोबारा माँ का प्यार मिल रहा है। इसी खुशी के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब मूवी के नाम के बारे में बात करें तो मूवी का नाम इरुम्बू है, जिसका मतलब है एंट। अब चींटी अपने जिंदगी में बहुत मेहनत करती है। चींटी अपने से भी 20 गुना ज्यादा वजन को उठाती है। तो उसी तरह से इस मूवी में ये दोनों बच्चे पढ़ाई करने के बजाय दिन रात मेहनत करके ये पैसे जमा किया, अंगूठी खरीदने का डिसाइड किया। मतलब बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ होता है, लेकिन इन दोनों बच्चों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने लगते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं।
इसलिए इस मूवी का नाम ये रख दिया। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।